नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्लेटफॉर्म की बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन के, इसके हम दूसरे टॉपिक को करने वाले हैं बायोलॉजी का। और आज का जो टॉपिक है टिश्यू यानी कि ऊतक के जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं मैं। और मैंने बोला था कि 20 वीडियो में आपका ये पूरा बायोलॉजी में कवर करूंगा और ये दूसरा वीडियो है। और फिजिक्स की बात करें वो आपका 30 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और मैथ का भी 3200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसके 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसको भी जाके जरूर देखो, सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। और अब एक बात और, मैं कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा से जो भी आपके टॉपिक बन सकते हो, टिश्यू के क्वेश्चन में 40 करा रहा हूँ, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हो वो आपके मैं करवा दूं, क्योंकि बाहर से आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़ेगा। जो आपने टिश्यू पहले पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, वन लाइनर नोट्स भी बना लेना। एक और बात, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहा हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम तक मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ रेलवे के लिए, जो आपके लिए परीक्षा पास कराने में हेल्पफुल होगी। तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। और एक और बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम गुरु SUDHIR, इसको आप टेलीग्राम में सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 8000 लोग होने वाले हैं और इस पर आप जुड़ जाएंगे तो जो भी वीडियोज होंगी, जो भी PDF होंगी, वो आपको यहीं पे सेंड होंगी, यहीं पे आपको मिलेंगी, ठीक है। और हमारी 3 PDF चल रही हैं, एक तो स्टैटिक जीके का, एक तो करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। साइंस का तीनों PDF ले सकते हैं, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हम तैयारी करवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उसी का एक पार्ट है ये तीनों PDF, ठीक है। आपको लेके यहाँ से भी आपको पढ़ना है। तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन है इस टिश्यू यानी कि ऊतक से रिलेटेड हम प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो मैं 5 सेकंड रुकूंगा, मैं ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड आपको आंसर चूज कर लेना है और मुझे कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए। और एक और बात, ये वीडियो जो भी आती हैं फ्री होती हैं कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका, शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऊतक या टिश्यू कौन सा होता है? तो ये आपका होता है कनेक्टिंग टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक ये ऊतक होता है। क्या? कनेक्टिंग टिश्यू सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक जो टिश्यू होता है, सबसे अधिक ऊतक कौन सा होता है? तो ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक शरीर में पाया जाने वाला ऊतक होता है। इसका काम क्या होता है? यह ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध करता है या जोड़ने का काम करता है। एक और प्रश्न आता है, जो आपका हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या होता है? एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू होता है, या फिर कह सकते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है। ये भी आपका एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू होता है। लेकिन आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछा आज तक, लेकिन ये आपसे कई बार पूछा है कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंडन। याद रखिएगा, रट लीजिए, लिख लीजिए। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला या मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन बोलते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ये आप ध्यान रखिएगा। ये 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने इस पहले प्रश्न में कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन होता है, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक एक प्रकार का लिगामेंट टिश्यू होता है। और ये सारे क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलें। ये क्वेश्चन है, मांस पे संवहन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू की बात हो रही है। ये होते हैं मांस में जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, वो किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा के बने होते हैं, यानी कि मृदु ऊतक के बने होते हैं। तो मांस पे जो संवहन ऊतक होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, वो किसके बने होते हैं? मृदु ऊतक या फिर पैरेन्काइमा के बने होते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। फ्लोएम, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फ्लोएम होता है, कई बार पूछा जाता है, एक तो जाइलम होता है। नाम से स्पष्ट हो जाता है जाइलम यानी कि जल यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जल निकल रहा है, यानी कि ये जल और खनिज लवण का परिवहन करता है पौधों में। और जल और खनिज लवण का परिवहन कहाँ से करेगा? जल
जड़ों से लेके ऊपर पेड़ पत्तियों तक पहुंचाएगा। फ्लोएम यानी कि जो भोजन बनते हैं पौधों में, आपका पत्तियों में या फिर आपके जो भी तने होती हैं, उन भोजन को आपका यहाँ पे जड़ों में लाने का कार्य कौन करता है, परिवहन करता है, ये फ्लोएम करता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम जो भोजन होते हैं उसका परिवहन जो पौधे बनाता है उसका आपका जड़ों तक करता है, ठीक है। तो जाइलम पानी ऊपर पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन को नीचे ले आता है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ होता है मुख्यतः स्थानांतरित होता है सुक्रोज के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, सुक्रोज के रूप में ही स्थानांतरित होता है, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये फ्रक्टोज यहाँ पे दिया है, फ्रक्टोज ध्यान रखिएगा एक प्रकार का सबसे अधिक मीठा शहद माना जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से ये सबसे अधिक मीठा होता है फ्रक्टोज, इसमें शहद इसका एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज। तो शहद में मिठास का कारण आपसे पूछे तो फ्रक्टोज होता है। और यहाँ पे बात करें सुक्रोज, इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से स्थानांतरित होते हैं सुक्रोज के रूप में, ठीक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं, तो ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं, जो स्वपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाए, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में जो ऊर्जा होता है उसको संचय करते हैं, ठीक है। आगे चलें। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है, अभी मैंने बताया कि जल यानी कि जाइलम, जल यानी कि जाइलम से जल निकल जाता है ना, जल, तो जाइलम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। क्लियर है, भूलेगा नहीं ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पौधों में वाटर के साथ साथ खनिज और लवण, ठीक है, कौन का संवहन करता है, ये करता है जाइलम। कहाँ से, जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है, ठीक है, जाइलम। ऑप्शन नंबर सी। 6 की बात करें। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों पानी और विलेयों को, या फिर पानी और विलेयों को, विलेय होगा, ठीक है, विलेय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है। पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलेय को, पानी को और विलेय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वो क्या होगा, अभी मैंने बताया जाइलम। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आगे चले। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति करता है, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति करता है, जल की ऊपर की ओर गति करता है किस माध्यम से, ध्यान रखिएगा, जल ऊपर की ओर गति करता है, जल ऊपर की ओर गति करता है, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं जिसे, रसारोहण बोलते हैं, इस माध्यम से रसारोहण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पत्तियों में एक चीज पाया जाता है, रंध्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टोमेटा पाया जाता है, और इसी रंध्र द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं और यहाँ से ये पानी आपका आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका कि वाष्पोत्सर्जन, मैंने आपको बोला वाष्पोत्सर्जन, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था शायद। वाष्पोत्सर्जन की दर पौधों में मापी जाती है, तो एक उपकरण होती है पोटोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रसारोहण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, इसका आंसर बताना है। पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम की आवश्यकता नहीं है पौधों में लंबाई की वृद्धि के लिए, ठीक है, सोडियम इसका राइट आंसर होगा। आगे चले। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त यानी कि परम शुद्ध जल की बात हो रही है, इसको क्या कहा जाता है, परम शुद्ध जो जल होता है उसको बोला जाता है डिस्टिलाइड वाटर, यानी कि आशुद्ध जल बोला जाता है, ठीक, आशुद्ध जल। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त या परम शुद्ध जल को डिस्टिलाइड वाटर या आशुद्ध जल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। अब देखो, हरित लवक की बात कर ले, सिर्फ पौधों में होती है क्या समानता है, नहीं। कोशिका भित्ति ये आपका पौधों में होती है, क्या समानता है इसमें, नहीं। हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी में पाया जाएगा, क्या ये केंद्रक में भी है, नहीं, समानता नहीं है। लेकिन केंद्रक की अनुपस्थिति, तो ध्यान रखिएगा, पौधों की चालकी नलिका कोशिकाओं या फिर आरबीसी में, जो स्तनधारी की आरबीसी में, दोनों में अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक की अनुपस्थिति, ठीक। आगे चले, 11 की बात करें। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत
प्रस्तुत किया था। तो भारतीय वैज्ञानिक की बात हो रही है, इसलिए आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने ये आपका प्रतिपादित किया था, ये प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेसी बोस ने, क्या भारतीय वैज्ञानिक थे, पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। किसने? जेसी बोस ने। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। संवहनी पौधे, संवहनी पौधे की बात हो रही है, यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो मैंने बताया कि पानी जाता है, पानी की बात हो रही है तो जाइलम, क्या बोला मैंने? जाइलम टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर डी, आंख मूंद के लगा दो, जाइलम टिश्यू इसका राइट आंसर, यही आज का सही हो जाएगा। एक्जेनोमीटर की बात हो रही है, एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, पौधों की वृद्धि दर को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका आविष्कार, ऑक्जेनोमीटर का आविष्कार एक भारतीय ने किया था। किसने किया था? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने इसका आविष्कार किया था। किसका? ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले आगे चलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या है? किस ऊतक के नख, खुर और सिंग, जो हमारे नाखून होते हैं, जो हमारे नहीं खुर होते हैं, जो घोड़ों के खुर होते हैं, सिंग जो होते हैं गायों के, वो किसके बने होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, एक प्रोटीन होती है जिसे हम कीरेटिन प्रोटीन बोलते हैं, इसी के बने होते हैं, कीरेटिन के। ठीक है, नख, खुर, सींग और यथा कि बालों में भी ये पाया जाता है कीरेटिन, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, चालिनी पट्टी का एक भाग है। तो चालिनी पट्टिका किसका एक भाग है? तो फ्लोएम का एक भाग है, पोषवाह भी बोलते हैं जिसको, फ्लोएम को हम पोषवाह भी बोलते हैं, फ्लोएम का एक भाग है। ये हिंदी नाम, ये अंग्रेजी नाम, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो चालिनी पट्टिका किसका एक भाग है? एक प्रकार का फ्लोएम का एक भाग है। ठीक, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जल संवर्धन विधियों में पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। जल संवर्धन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए तो सारे बच्चे करके आएंगे। जल संवर्धन विधि से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो जल संवर्धन विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जल संवर्धन, जो क्वेश्चन वही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, द्विबीजीय तने में दारू और पोषवाह। अब यहाँ पे आ गया दारू और यहाँ पे आ गया पोषवाह। अब बच्चा हो गया कंफ्यूज। पोषवाह के बारे में मैंने बताया कि पोषवाह को हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, फ्लोएम बोलते हैं, लेकिन दारू को जाइलम बोलते हैं। ठीक है, दारू को जाइलम बोलते हैं, ये ध्यान रखना। दारू हिंदी में होता है, अंग्रेजी में जाइलम होता है। ठीक है, भूलना मत, हिंदी में दारू, अंग्रेजी में जाइलम, पोषवाह को अंग्रेजी में फ्लोएम बोलते हैं। कन्फ्यूज मत होना, इसको आप लिख लो। तो द्विबीजपत्री जो तने होते हैं उसमें दारू और पोषवाह के बीच में क्या उपस्थित होते हैं? तो ध्यान रखना, ये एधा या कैम्बियम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे चलें। पोषवाह फ्लोएम का दूसरा नाम है। पोषवाह, अब देखो पोषवाह या फ्लोएम, मैंने बताया कि पोषवाह हिंदी में बोलते हैं, फ्लोएम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है जिसको हम बास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? ये थी हॉफमिस्टर की। हॉफमिस्टर ने ऊतक संवर्धन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके हार्ट पे होती है, दिल पे होती है, जिस पे आपका बस ना हो उसे अनैच्छिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिया की बात कर लेते हैं। हम क्रिया की बात कर लेते हैं। जब क्रिया पूछा जाता है तो क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक क्रिया वे होती हैं जिनको हम जानबूझकर करते हैं, स्वतः से कर सकते हैं। हमारा चलना हो गया, बोलना हो गया, ये सारी ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। अगर जो हम बात करें अनैच्छिक की, तो इसमें हमारा बस नहीं होता। जैसे हम छींकते हैं तो क्या इस पर हमारा बस होता है?
हम पलक झपकते हैं, क्या इस पर हमारा बस होता है? थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते, तो ये अनैच्छिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसमें मानव शरीर की अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? हमारे हार्ट में होती है, हमारे दिल में होती हैं। ठीक है, आगे चलें। क्या हार्ट को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ये धड़कता रहेगा। आगे चलें। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, मानव त्वचा की औसत मोटाई 0.5 से, सॉरी ये 0.5 नहीं, 0.05 से 0.65 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, ये आपका होता है, यहाँ तक होता है। अब ऑप्शन में मत जाना क्योंकि ऑप्शन में ये तो दिया नहीं है कहीं पे, तो एवरेज एक मान लो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका थोड़ा सा सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसमें दिया नहीं है। और ध्यान रखना एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पलकों की मोटाई सबसे कम जो होती है, सबसे कम होती है वो पलकों पे होती है, पलकों पर होती है। और सबसे अधिक जो होती है वो आपके जो पैर होता है, जो पैर की त्वचा यानी कि तलवों की त्वचा, पैर नहीं तलवों की त्वचा की होती है। तलवों की त्वचा की सबसे अधिक मोटाई होती है और सबसे कम होती है पलकों की त्वचा की। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इतना होता है आपके त्वचा की मोटाई और ये आपका आंकड़ा है, क्योंकि ये आपका इस तरीके से वेरी कर रहा है, क्योंकि आपने देखा सबसे कम कहाँ पे, सबसे अधिक कहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं कि त्वचा है आपकी मोटाई बराबर रहे हर जगह। ठीक है, त्वचा ये भी ध्यान रखिएगा, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, मानव शरीर की बात करें तो आपको पता है आयरन की जरूरत पड़ती है, कॉपर की जरूरत पड़ती है, जिंक की जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, कार्बन की भी जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। ठीक है, जरूरत पड़ती है कि नहीं? लेकिन लेड की जरूरत नहीं पड़ती। लेड मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है, एक प्रकार का विष का काम करता है, जहर का भी काम करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेड की आवश्यकता नहीं होती, लेड मनुष्य के शरीर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लेड। ठीक है, 24 की बात करें, ऊतक क्या होता है? तो ऊतक ध्यान रखिएगा, ऊतक क्या होता है इसको बताना है। तो ऊतक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, उन्हें टिश्यू या ऊतक बोलते हैं। दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक या टिश्यू बोलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने भूल गया था, मुझे बताना चाहिए था, सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू यानी कि ऊतक, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आप ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतकों के अध्ययन को, टिश्यू के अध्ययन को या ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। आगे चलें, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? ये बताना है। तो किन कोशिकाओं में जीवित होती हैं और लंबी और अनियमित कोशिकाओं अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या बनाता है? जो ऊतक होते हैं उनको कठोर और मजबूत बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, इसमें जीवद्रव्य भी नहीं होता, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से कौन सा पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू एक होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू ये विभज्योतक ऊतक होता है, इसी को ये आपका कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था सर इंग्लिश, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इंग्लिश हो सकता है मैं बता दूँ। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, जो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, जिसे हम विभज्योतक ऊतक भी बोलते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। संयोजी ऊतक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो हड्डी भी एक प्रकार का आपका संयोजी ऊतक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हड्डी को एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो किन अस्थायी ऊतकों मृत होती है ये बताना आपका। ठीक है, तो इसका आपको हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। मैंने फिर से बोलता हूँ, इसमें जीवद्रव्य नहीं होता। ठीक है, जीवद्रव्य नहीं होता। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये बताना आपको।
सरल अस्थाई ऊतक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है दोनों एक प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं। जटिल ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों। जाइलम को हिंदी में दारू बोलते हैं, फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करें कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक नहीं है, तो जाइलम हो जाएगा। जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक है, ठीक है। आगे चलें, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष विभज्योतक ऊतक और अधिक विभज्योतक ऊतक दोनों इसका आंसर होगा। यानी कि आपका दूसरा और चौथा दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 नंबर है, ठीक है, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी, ठीक है। प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? अधिक विभज्योतक से और शीर्ष विभज्योतक से, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, ठीक है, जिसे हम दृढ़ ऊतक ही बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम दृढ़ ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक जटिल अस्थायी ऊतक है, इनमें से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? मैंने क्या बताया, फ्लोएम और जाइलम दोनों एक प्रकार के जटिल ऊतक हैं, तो इसका फ्लोएम ही, जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक है जाइलम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? अब यार यहाँ पे आ गया, इसका आंसर कौन नहीं बताएगा? सब बताएंगे, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। कौन सा ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है? तो हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, ये बताना है। तो अभी मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन आपका, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल का छाल का निर्माण की बात करें किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा नारियल के छाल का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर में। ये रिपीट हो रहा है कई बार, यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो स्क्लेरेन्काइमा का ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक को कोशिकाओं से अलग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक को अस्थायी कोशिकाओं से अलग किया जा सकता है, ये बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक ऊतक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक होते हैं उन्हें वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा, जिसे हम फैट बोलते हैं। और वसा भी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है या संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके टिश्यू टॉपिक से। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर जो आप चाहते हो ये सेशन कंटिन्यू रहे, मैं फिर से बोलता हूँ, ये मेरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सेशन कंटिन्यू रहे, आप वीडियो चलती रहे, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। शेयर करोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों देखेंगे और कमेंट्स भी आपके आने चाहिए, अच्छे खासे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ही मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। बाकी मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको करानी है, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में फिर से बता देता हूँ आपको, एग्जाम गुरु आपको एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। बाकी आप सब्सक्राइब तो किए ही होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।